थोड़ा और वेट करना पड़ता। ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी आपको हम जितने भी क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए हम उनको करने वाले हैं। और ये आपकी एग्जाम के पहले की लास्ट क्लास है, ये भी सभी ध्यान से सुन ले, लास्ट क्लास है। अब आपकी क्लास जो है वो सीधा 12 अक्टूबर को लगेगी। अगर 12 अक्टूबर से पहले क्लास आपकी लगनी होगी तो आपको ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, वैसे जो डिसाइड किया है वो 12 अक्टूबर डिसाइड किया गया है, लेकिन अगर इससे पहले क्लास लगती है तो आपको ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, जितने इस क्लास में होंगे ठीक है, लेकिन जितने नहीं हो पाएंगे उसका मैं आप सभी को एक पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगी विद सॉल्यूशन। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी होगा उसमें और क्वेश्चन भी उसमें होंगे, तो उस पीडीएफ को आप सभी बच्चे जरूर देखिएगा जितने यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आप उस पीडीएफ से कर लेना। तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहले चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन आए हुए थे पिछले साल, वो कुछ इस तरह के हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखिए और बताएं। अपरिमेय आपने बताना है, परिमेय नहीं बताना है, इररेशनल। तो कौन सी संख्या है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि हम सभी को पता है, क्या पता है कि ये जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, इसमें भी दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होता है इसमें परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका हम वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे। जैसे वर्गमूल 48 है तो इसको हमें वर्गमूल 48 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वर्गमूल 16 को सॉल्व करो तो आ जाएगा 4, वर्गमूल 36 को हल करो तो आ जाएगा 6, वर्गमूल 64 को हल करो तो आ जाएगा 8। तो इन सभी के हमने वर्गमूल हटा दिए। जब हमने इनको हल किया तो इनके वर्गमूल हट गए। तो अब ये बन चुकी है परिमेय संख्याएं, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं हटा, तो ये रहेगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। आपके पास है 1/7 जमा 3 वर्गमूल 2। इसका आपने परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण क्या होता है? और करना है आपने हर का, अंश का नहीं, हर का। तो परिमेयकरण का मतलब है कि आपका जो अभी हर आपको दिख रहा है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर वर्गमूल लगा है ना, तो मतलब ये पूरी संख्या अपरिमेय है। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि ये अपरिमेय से परिमेय बन जाए। किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम कहते हैं परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो जिन बच्चों को ये आता है बहुत अच्छे, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ सीखेंगे। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आप ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं पर इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएं, अगर आपको इतना समझ आ गया कि परिमेयकरण क्या होता है तो वाई टाइप कर दो। परिमेयकरण बिल्कुल सिंपल है, अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, अब ये परिमेयकरण होता कैसे है ये हम जरा सीख लेते हैं। कैसे हम इसको परिमेयकरण इसका करेंगे, रैशनलाइजेशन इसकी हम करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने यहां पर देखना है, मैं इसको मिटा के फिर से लिखती हूँ, 7 जमा 3 वर्गमूल 2। आपने यहाँ पर देखना कि आपकी संख्या क्या है, उसी से आपने गुणा करना है। बिल्कुल डिट्टो उसी की कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पर 7 का 7 ही होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 ही, वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 ही। इसमें हम क्या बदलेंगे? तो इसमें हम इस चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ पर जमा का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह को लेंगे। क्यों लेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, क्यों हम इस चिन्ह को उल्टा कर देते हैं हम यहाँ पर सीखेंगे। पर अभी के लिए बस इतना याद रखें, यहाँ पर प्लस था तो मैंने माइनस ले लिया, बाकी की संख्या को मैंने चेंज नहीं किया, बाकी मेरी संख्या बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर प्लस लेती, मतलब उल्टा साइन को बस आपने उल्टा कर देना है। इसके पास माइनस है तो उसके पास प्लस होना चाहिए, इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस होना चाहिए। ये सभी को समझ आया? कि साइन उल्टा कर देना है, संख्या वैसी की वैसी ही रखनी है, बस इतना सा। फटाफट से वाई टाइप करते जाए बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको ये क्वेश्चन परिमेयकरण का मिलेगा देखने को। ठीक है,
आगे देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस था, मैंने माइनस ले लिया। अब आप सभी को एक और चीज पता है कि अगर हम किसी भी संख्या की हर में गुणा करते हैं, हर में किसी संख्या को गुणा करते हैं, तो हमें अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना होगा। अंश में भी हमें उसी से गुणा करना होगा, तो मैंने यहाँ पर भी इससे गुणा कर दिया। ठीक है, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना ही होता है, ये आपको रूल पता है। फ्रैक्शन में जब हम कर रहे थे तब, और जब हम परिमेय संख्या कर रहे थे तब भी हमने ये सीखा था। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह ही क्यों लिया। क्योंकि अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहां से यहां तक सिर्फ हर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर्व समीका जो है वो लग रही है। कौन सी सर्व समीका? a प्लस बी, a माइनस बी, ये सर्व समीका यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर सर्व समीका लग रही थी a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे अब सॉल्व कर सकती हूँ। पर ये सर्व समीका कब बनी? जब मैंने यहाँ पर उल्टा चिन्ह लिया। अगर मैं यहाँ पर भी जमा का ही निशान ले लेती, तब भी इसमें सर्व समीका तो लग रही थी। कौन सी लग रही थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। पर जब हम इसको खोलेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चलो आप हल कर लोगे, पर इस 2ab को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 7 गुणा में 3 वर्गमूल 2। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 वर्गमूल 2। तो क्या ये वर्गमूल हट पाया? फटाफट से बताएं, यस और नो। अगर मैं यहाँ पर ये वाली सर्व समीका लगाऊं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरी ये वाली जो टर्म है वो आएगी 42 वर्गमूल 2। क्या मैं यहाँ पर वर्गमूल हटा पाई? नहीं। तो क्या मतलब मैं इसका परिमेयकरण कर पाई? नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं इसका परिमेयकरण करूंगी तो वर्गमूल में कोई भी चीज नहीं रहेगी। इसलिए हम ये वाली सर्व समीका यहाँ पर यूज नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम ऊपर वाली जो ये है ना a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली सर्व समीका ही यहाँ पर यूज हम करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया माइनस। करते हैं यूज इसको अब। तो अंश में तो गुणा करना है हमने एक से, तो अंश में तो यही आएगा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, यही आएगा। और इसके बटा करें तो यहाँ पे ढूंढो a कौन है और b कौन है। a यहाँ पर 7 है, जो भी इस निशान के पहले होगा वो a होगा, और जो निशान के बाद होगा वो पूरा का पूरा b होगा। तो a यहाँ पर 7 है, वेरी गुड, बहुत अच्छे शिवम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। a यहाँ पर 7 है और b यहाँ पर है 3 वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2, सिर्फ 3, कुछ बच्चे 3 लिख लेंगे, तो 3 नहीं लिखना है, पूरा 3 वर्गमूल में 2। ये हमारा a है, ये हमारा b है। लगा लीजिए इसमें अपनी सर्व समीका, तो कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग माइनस 3 वर्गमूल 2 का वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहां पर? हमारे हर में, क्योंकि हर का हम क्या कर रहे हैं? परिमेयकरण। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो अंश तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और हर में कितना आ जाएगा? तो 7 7 होता है 49, माइनस 3 3 होता है 9, और ये 3 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो बीच में गुणा का निशान हम लगाएंगे। वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा? सभी बच्चे बताएं, वर्गमूल 2 का वर्ग। तो इसका वर्ग होगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। जब ये आपस में कट गए तो सिर्फ 2 ही हमारे पास बचेगा। ठीक है, कोई किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का अगर आप वर्ग करते हो, ये आपका रूल है, इसको आपने याद रखना है कि अगर हम किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है, ये देखो a है, इसका अगर मैं वर्गमूल में है इसका वर्ग करूं तो मेरे पास a ही आएगा। जैसे आपने सभी बच्चों ने इसको याद रखना है, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करो तो वही संख्या आपको मिलेगी जो वर्गमूल के अंदर है। जैसे इसका मैं वर्ग कर रही हूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2, वर्गमूल 2 नहीं बेटा, सिर्फ 2। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर क्या किया? स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट 2 का, तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही आएगा। अंश में आपके रहेगा फिर से 7, 3 वर्गमूल 2, और हर में आ जाएगा आपका 49 माइनस 18। इसको माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? बटे में 31। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है।
ठीक है, ऐसे हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो अब बताएं, परिमेयकरण में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे फटाफट से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपको देखिए यहाँ पर 4 नंबर में आया हुआ है, तो ये आपको 3 नंबर में भी मिल सकता है, 2 नंबर में भी मिल सकता है, 1 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से करें। बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपका हर होगा उसका उल्टा आपने लेना है। उल्टा मतलब सिर्फ साइन में उल्टा सिर्फ साइन में उल्टा, बाकी कुछ उसमें नहीं बदलेंगे। फिर यहाँ पर अपनी आप आइडेंटिटी जो है वो लगा लीजिएगा। हाँ, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से हम करते हैं फटाफट से। सभी बच्चे ध्यान से सीखिएगा जिनको भी समझ नहीं आया था। तो हमको कहा था कि इस 1/7 - 3 वर्गमूल 2 का परिमेयकरण कीजिए। क्या कीजिए? परिमेयकरण, मतलब इसको परिमेय संख्या में बदलो। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बिल्कुल इसका यहाँ पर कॉपी कर दी, सेम टू सेम कॉपी कर दी, बस एक चीज बदल दी, वो है इनका साइन। यहाँ पर जमा का निशान था तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस सर्वसमीका को यहाँ पर लगाना है। अगर ये वाली सर्वसमीका लगेगी तो ही हमारा ये जो स्क्वायर रूट है ये हट पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जमा था, यहाँ पर इसको माइनस दे दिया। हर में किसी की गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करना ही होगा, तो अंश में भी गुणा कर दिया। ठीक है, अंश में गुणा किया तो हमारे पास ये आया, और हर में हमने अपनी सर्व समीका लगा ली, आइडेंटिटी लगा ली। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको ऐसे लिखा गया है, तो हमने इसका रूप बदलना है, हमने इसको इस रूप में लिखना है। अब इसको, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए कौन है और बी कौन है। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो ए था 7 और बी था 3 वर्गमूल 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस, और बी की जगह पे है 3 वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2 का भी स्क्वायर, मैंने लिख दिया इसको ऐसे। अब इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो सॉल्व कीजिए। अंश आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हर में आपके आ गया 7 7 49, माइनस 3 का वर्ग किया 3 3 9, और वर्गमूल 2 का वर्ग किया तो कितना आ गया 2, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करोगे तो वर्गमूल वाली संख्या के, सॉरी, वर्गमूल के अंदर अंदर जो संख्या है वही बाहर आ जाती है, सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये अंश में ऐसे कैसा ही रहेगा। नीचे आ गया 49 - 18, और इसको भी हमने माइनस कर दिया तो हमारा यहाँ पर आ गया 31। तो अब देखिए, अब हमारा हर जो है वो अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय बन चुका है। हमने इसको परिमेय बना दिया, किससे? इसका परिमेयकरण करके। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे आएगा, तो आप इसको ट्राई नहीं उतनेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, या अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ट्राई करना, फिर से इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अभी बढ़ जाते हैं थोड़ा हम आगे। तो बताइए इसका आंसर। आपको यहाँ पूछा गया है कि 36 की घात है 1/2, इसका मान क्या होगा? तो आपको मैंने बहुत पहले एक चीज बताई थी, जब हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों की घात बताई थी कैसी कैसी होती है। तो अगर आपको वो घात याद है तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत से बच्चे कह रहे हैं ए, तो हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ठीक है। क्यों है ऑप्शन नंबर ए? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम वर्ग को घात में बदलें, तो वर्ग को जब हम घात में बदलते हैं तो उसकी घात आती है 2। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 का वर्ग कर रही हूँ, तो वर्ग में 5 का करूंगी तो इसकी घात में आ जाएगा 2। वैसे ही वर्ग और वर्गमूल आपस में उल्टे होते हैं, वर्ग और वर्गमूल आपस में उल्टे होते हैं। अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात कितनी हो जाएगी? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात हो जाएगी उल्टी। तो 2 का उल्टा क्या होता है? 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर इसकी घात आ गई 1/2। मतलब जब आप वर्गमूल को घात के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं घात 1/2। अगर मैं इस घात को वापस से वर्गमूल में लिखूं तो इस घात का बन जाएगा वर्गमूल और अंदर आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा? 6। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसको दूसरे तरीके से किया होगा तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। बस आपको इतना इसमें पता होना चाहिए था कि 1/2 जो होता है वो वर्गमूल की घात होती है, तो अगर हम इसको वर्गमूल में बदल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये गलती से इस पीडीएफ में आ गया, तो इसको हम नहीं करेंगे। चलिए इसे करके बताएं। इसको आपने सरल करना है, इसमें आपने सर्व समीका लगानी है। कौन सी, तो इसको ध्यान से देखें और खुद पता करें कि कौन सी सर्व समीका इसमें लगेगी, और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। नोटबुक में चेक नहीं करूंगी क्योंकि उसमें फिर टाइम ज्यादा चला जाता है ना, फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते है ना। इसलिए अभी आप इसको देखें और इसको सॉल्व करें, और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इसको हल करने पर क्या आपका आंसर आ रहा है। हिंट यही है कि इसमें एक सर्व समीका लगेगी, एक आइडेंटिटी लगेगी, जो हमने अभी अभी पढ़ी, जिसको हमने अभी भी पढ़ा। हाँ, पर उसके साथ और भी तो कुछ लगता है ना, सिर्फ a माइनस बी नहीं होता, घात भी तो आती है ना कुछ। माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ, जिन बच्चों ने अभी नहीं किया वो कर लें इसको, और जिनका हो गया वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख लें। a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर सर्व समीका लगेगी। क्वेश्चन में हमें इस रूप में लिख के दिया है, हमने इसको इस रूप में लिखना है। कैसे लिखना है हमने इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये पता करो कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है। तो मैंने कहा था चिन्ह के पहले जो होता है वो ए होता है, तो ये हमारा है 3, और जो चिन्ह के बाद होता है वो हमारा बी होता है, तो बी हमारा है वर्गमूल 3। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो 3 3 आ जाएगा आपके पास 9, और वर्गमूल 3 का वर्ग करो तो कितना आएगा 3, इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 6। तो बस हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसमें बस सर्व समीका लगाई है और उसके बाद हमने अपना आंसर जो है वो खुद ब खुद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 0.3333 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम रिवाइज कर रहे थे आपके सेट एग्जाम के लिए, तो अभी भी आप इसको जरूर करें। ठीक है, 0.3333 है और इस पे सो ऑन लगा है। इसको आपने पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। जिन बच्चों को आता है वो बच्चे हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम इसको फटाफट से समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जिन बच्चों को आता है वो हैंड रेज कर लो, जिन बच्चों को आता है कि इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप सभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बोला है कि इसको P बटा Q के रूप में लिख के बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि ये x की हमने वैल्यू निकालनी है। x के जगह पर ही वो फॉर्म आपकी आएगी, मतलब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने लिख दिया x बराबर है 0.3333 एंड सो ऑन, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद आपका असली जो चीज है वो शुरू होती है। आपने यहाँ पर देखना है कि कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिख के दिया गया है और आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिख के दिया गया है। जिसके भी ऊपर बार होती है वही खुद को रिपीट करता है, तो मतलब यहाँ पर 3 है जो खुद को बदल रहा है। मतलब कितने अंक, सिर्फ एक अंक, सिर्फ एक अंक ऐसा है जो खुद को बार 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 रिपीट कर रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 0.3434, तो अब बताइए कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं। 2 अंक, 3 और 4। 2 अंक। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 0.356, 356, 356, बताए 3 अंक। 3 अंक।
खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो बस अगर आपने ये पता लगा लिया कि कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने यहाँ पर स्टेप गलत कर दिया तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा होगा तो आपने 10 से गुणा करना है, अगर आपके 2 अंक रिपीट कर रहे होंगे तो आपने 100 से गुणा करना है, और अगर आपके 3 अंक रिपीट कर रहे होंगे तो आपने 1000 से गुणा करना है। ठीक है, अभी हम अपनी पहली इक्वेशन को गुणा करने वाले हैं, तो किससे गुणा करेंगे वो हमें पता लगेगा कि कितने उसमें अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ एक अंक खुद को रिपीट कर रहा है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता तो 0.35 और जो बार है वो सिर्फ 5 पर है। तो अब बताइए कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं? मैम एक। मैम एक अंक। ठीक है, ये जिसमें बार लगती है सिर्फ वही खुद को यहाँ पर रिपीट कर रहा होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 0.35 और यहाँ पर बार दोनों पे लगी होती तो कितने 2 अंक? अंक। 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वहां पर हम वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा है, वो है 3। तो हम, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। तो हम अपनी इक्वेशन को 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से। क्यों गुणा करेंगे? तो आपको रीजन मैंने बता दिया, एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा था तो 10 से गुणा करेंगे। बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, पर बाकी बच्चे यहाँ पर समझ रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर साथ में समझाएंगे। ठीक है, 12 मरने वाली। चलिए बेटा माइक ऑफ रखें अपना। सॉरी। 1/3 ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर दीपांशु बेटा अपना माइक ऑफ करें। अगर आप अपना माइक ऑफ नहीं करेंगे तो क्लास से रिमूव करना होगा, फिर आपको क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपके लिए ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर आप माइक ऑन करते हैं तो क्लास में मैं आपको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, अब आपकी तरफ से एक भी शब्द अगर आता है जो क्लास से रिलेटेड ना हो, फालतू का हो, तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रही है तो ऐसा क्लास में नहीं सहा जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछिए, लेकिन फालतू में माइक ऑन ना करें। ठीक है, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। 10 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा है। तो x में भी 10 की गुणा कर दो, आ गया 10x, और इसमें भी 10 की गुणा कर दो, 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि जब हम किसी दशमलव वाली संख्या में 10, 100, 1000 की गुणा करते हैं तो जो हमारा दशमलव होता है वो कुछ कदम आगे बढ़ जाता है। ठीक है, राइट की तरफ को, हमारे सीधे हाथ की तरफ को दशमलव बढ़ जाता है। कितने कदम आगे बढ़ेगा? तो जितनी भी यहाँ पर 0 होंगी, यहाँ पर एक ही 0 है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे आपको ऐसा ही क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कदम ये आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3.333 एंड सो ऑन, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कुछ नहीं थी, अपने क्वेश्चन को x मान लो। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी? तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने 10 की गुणा की। 10 की गुणा क्योंकि एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो करते हैं माइनस। ये है 10x, इसमें से एक x को माइनस कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखो x है। तो लेफ्ट हैंड साइड की माइनस लेफ्ट हैंड साइड से होगी, राइट हैंड साइड की माइनस राइट हैंड साइड से ही होगी। तो 3.333 इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.333 और 3 को। ठीक है, दशमलव वाली संख्या माइनस करने सभी को आती होंगी, तो अच्छे से उसको आप करें। ये आ जाएगा 9x और यहाँ पर आ जाएगा 3। कैसे आएगा तो देखते हैं। ये था 3.333 एंड सो ऑन, और ये था 0.333 एंड सो ऑन। माइनस करो तो यहाँ पर हर बार 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3 ही आएगा। तो यहां से लेकर के यहाँ तक सारे 3 आपस में कट गए, आ गया 0, और 3 में से 0 माइनस करो तो 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ 3 आपके पास आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो कितनी आ जाएगी?
3 का 3 और ये 9 चला जाएगा इसके बटे में, 3/9। इसको भी अगर काटना चाहो तो काट लो, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे जो है वो हम इन क्वेश्चंस को जो है p/q के रूप में लिखते हैं। बस आपको कुछ 2-3 चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है, अगर आप उसका ध्यान रख लें तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, पहले उसको आप करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले आप खुद से ट्राई करें, पहले आप इसका आंसर दे दो। चलो फटाफट से, ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो, फिर आप एक क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? बी बेटा। मैम √2। हाँ वेरी गुड, शिवांगी का आंसर बिल्कुल ठीक है। √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। जीरो तो आपका, जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0/1। जीरो तो आपका पूर्णांक है, और आप सभी को पता है जितने भी पूर्णांक होते हैं वो तो परिमेय होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो बी? तो बी इसका आंसर नहीं है बेटा, ये गलत है। जो परिमेय नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्गमूल वाली संख्याओं में जिसका भी वर्गमूल नहीं हटता वो आपकी परिमेय नहीं होती। जैसे देखो, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, 4 का करें तो आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और अगर 16 का करो तो 4 आएगा। अब यहाँ माइनस लगाए तो हमें भी माइनस ऐसे लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका वर्गमूल हट जाएगा, इतना आपने याद रखना। चिन्ह की बात बाद की है, लेकिन वर्गमूल तो हट जाएगा ना। तो इसका मतलब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और 0 भी परिमेय है। तो कौन बचा? वर्गमूल 2, तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। बस सिंपल सी बात आप याद रखें कि जिसका वर्गमूल हट गया वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हटा वो अपरिमेय। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एक ना p/q वाला, इसलिए मैं आपको आगे आगे करवा रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हम साथ में कर सकते हैं। आपने बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ट्रू है या फॉल्स है? ये सत्य है, असत्य है, या कभी कभी वो होगा, हमेशा नहीं होगा, या कभी भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। बताएं फटाफट से अपना आंसर। ए, ठीक है, वेरी गुड। पूर्णांक लिख लो। जितने भी पूर्णांक है उनके बट्टे में अगर हम एक एक लगाते चले जाएं तो वो p/q के रूप में लिख पाएंगे हम उसको, वो हमारी परिमेय संख्या बनती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि हाँ, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है यस या फिर ट्रू। आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करके बताएं सभी बच्चे। मेरे को अपोन में लिख के दिखाना है। हाँ, क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ अभी। 0.001 है, और जो बार लगी है वो तीनों पे लगी है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। सेम वैसे ही करना जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था अपना, वो उन चीजों को ध्यान में रखेंगे अगर आप, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, 0.001 और बार जो है वो तीनों पे लगी है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे करें। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 मिनट। तो ये जुकाम हो गया है ना, कभी भी छींक आ रही है। चलो करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से।
0.001 दिया गया है और उस बार तीनों पे लगी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, जो भी आपको दिया गया है उसको x मान लो, ठीक है, क्योंकि x के बराबर ही आएगा ना वो, जो भी इसका p बटा q होगा। तो मैंने इसको लिख लिया 001 बार। अब इसकी बार को भी अगर मैं हटा दूं तो कैसे इसको मैं लिखूंगी, 0.001 तो आएगा ही। अब इसके बाद क्या आएगा, फटाफट से बताएं, इसके बाद क्या आएगा? 0.001। 0.0 माइनस हो जाएगा। अभी नहीं बेटा, अभी माइनस नहीं होगा, अभी मैंने बार हटाना है। तो अगर मैं इस बार को हटा दूं ना, तो ये 3 अंक खुद को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। तो 001 मैंने लिख लिया। अब दोबारा से 0.01 आएगा, फिर दोबारा से 0.01 ही आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आपने इसको लिख देना है बिल्कुल खोल के। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को किससे गुणा करना है? मैम 1000 से। क्यों 1000 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने 3 अंक, संख्याएं नहीं बोलेंगे हम इनको, अंक, ठीक है, संख्या फिर आपकी बड़ी हो जाती है, अंक हम बोलेंगे। तो 3 अंक हैं जो इसमें खुद को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो जितने अंक होंगे तो हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। अगर 2 अंक होते तो 100 से गुणा करते, 3 अंक है तो 1000 से गुणा कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में एक ही अंक था तो हमने सिर्फ 10 से गुणा की थी, यहाँ पर हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 1000x बराबर है 1000 गुणा 0.001 एंड सो ऑन। इतना भी आप इसको लिख सकते हो, या एक और लिखना तो एक और लिख लो, 0.01 एंड सो ऑन। तो अभी गुणा कर दो, 1000 का तो 1000x आ चुका है। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई दशमलव वाली संख्या 10, 100, 1000 से गुणा करती है तो दशमलव जो है वो कुछ कदम आगे बढ़ जाता है। तो कितने कदम आगे बढ़ जाएगा? 3 कदम, 1 2 3 कदम आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 0 है, तो यहाँ पर हमारा दशमलव अब लगाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता। बाय। ठीक है बेटा, ठीक है, उसके बाद आप क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा अगर आपका फोन जल्दी खत्म हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने आगे बढ़ गया, तो यहाँ से अब इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 000 है, तो 0 लिखने का कोई हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। तो हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे इसको? 1 से, 1.001 एंड सो ऑन। इसको लिखना कभी मत भूलना, सो ऑन, क्योंकि ये क्या है, ये आपका आवर्ती, सॉरी, ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब क्या बोलते थे उसको हम, अनवसानी। हाँ, अनवसानी है ये, ठीक है, मतलब ये आपका रुकेगा नहीं, आपका चलता जाएगा आगे तक। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे हम करेंगे? तो देखो 1000x में से x की माइनस कर दो, और यहाँ पर 1.001 में से सो ऑन में से माइनस कर दो 0.001 एंड सो ऑन को। इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 999x, ठीक है, 999x यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको माइनस करो तो देखो यहाँ पर माइनस करके कैसे हम इसको लिखेंगे, 1.001 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 0.001 सो ऑन। यहाँ से यहाँ तक ये आते जाएंगे, एक के नीचे एक, मतलब बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ कटता जाएगा, 0 0 आता जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक में से आपने 0 को माइनस करना है, तो आ गया आपके पास 1, और यहाँ पर 0 0 0 आता जाएगा, ठीक है। तो 1 के बाद आप 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से इसको माइनस करने पर आ गया है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर है 1/999, क्योंकि 999 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा। तो जितने भी बच्चों ने अपना आंसर लिखा था 1/999, आप सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड सभी बच्चों को। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऐसे करना था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक खुद को दोहरा रहे थे और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंक दोहरा रहा था। तो अभी हम कर चुके हैं इसको बिल्कुल अच्छे से। तो अभी हम इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आता है तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो, ये आप खुद से करेंगे। पर आपके पेपर में आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आपने इसमें से जो है वो हर एक उसकी परिभाषा देनी है। पहला है समांतर रेखाएं और दूसरा है रेखाखंड, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिख लो। समांतर रेखाओं की परिभाषा वही होगी कि वो आपस में कभी नहीं मिलती, साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी मिलती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है।
और रेखाखंड की बात करें तो रेखा जो होती है वो आपकी अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट होती है मतलब, है ना। उसको आप जहां से, यहाँ से भी बढ़ाओ, यहाँ से भी बढ़ाओ, जहां तक बढ़ाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेखाखंड जो होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। अगर आपका रेखाखंड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है तो ये इतना का इतना आपका रेखाखंड होगा। आप इसको ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे लिख लो, बुक में इसकी डेफिनेशन आप ढूंढ लेना अच्छे से, और खुद इसको फिर आप कर लेना, ठीक है। लिख लिया अगर आपने तो वाई टाइप कर दीजिए। समांतर रेखाएं और रेखाखंड, इन दोनों की परिभाषा आपको पूछी गई थी पहले एग्जाम में, ठीक है। अब फिर से आ चुका है पी बटा क्यू में व्यक्त करने वाला, तो इसको हम नहीं करेंगे, पर इसको आप लिख लो क्योंकि ये भी आपका पहले एग्जाम में आया है। तो कॉपी पे लिख लो कि 0.6 इस पर बार है को पी बटा क्यू में बदलो। लिख लिया होगा आप सभी बच्चों ने अब तक 0.6। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला भी यही है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि 0.47 को पी बटा क्यू में लिखो। और हर बार ये अलग 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 नंबर में आए। ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है। पीछे वाला देखा जाए तो ये आपका शायद 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको किसी भी उसमें देखने को मिल सकता है। तो बस इतने था आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा, आगे भी है अभी। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए। तो निकालिए फटाफट से और मुझे बताइए। पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखो। ये आ जाएगा 3/1 और ये आ जाएगा 4/1। अब इसमें आपको एक पूछी है, तो जितनी पूछी जाती है आप सभी को पता है कि कितने से फिर हमने गुणा करना है। एक पूछा गया तो कितने से गुणा करेंगे, इससे एक ज्यादा। तो एक पूछिए तो आप 2 से गुणा करोगे और अपना आंसर बताएं फटाफट से। 7/2, ठीक है। देखते हैं, 2 से गुणा करेंगे हम इसमें, है ना। 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7/2 ठीक है। 1। और यहाँ पर 4 × 2/1 × 2, तो ये आ गया आपके पास 6/2 और 8/2। इसके बीच का पूछा है तो इसके बीच में 6/2 और 8/2 के बीच में कौन आएगा, तो उसके इन दोनों के बीच में आएगा 7/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 3/4 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या हमें देखने को मिली, 7/2। वैसे क्वेश्चन आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत से कर चुके हैं। अभी हमने पिछली क्लास में भी किया था ना, जो पहले हम क्लासेस लगाते थे। चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं आएगी। आएगी का नहीं बताना है, कौन सी है जो नहीं आएगी, ठीक है। मैम 3/5। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 4 और 9 के बीच में 3 कैसे आ जाएगा, 3 तो 4 से पहले आता है, तो जो चीज पहले आती है उसको बीच में नहीं बोल सकते। इनके बीच में आना था 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5, है ना। तो 3/5 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बस ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं फर्स्ट चैप्टर से। आगे देखते हैं। अब है पोलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद बनता है बच्चों बीजीय व्यंजक से। अभी हम पढ़ ही रहे थे, है ना। हम अभी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अपना अवंती की क्लासेस में। बहुपद के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, मतलब बीजीय व्यंजक पढ़ा है, बहुपद अभी नहीं पढ़ा है। तो बहुपद आपका जो है वो एक खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है। इसमें ऐसा क्या खास होता है, तो बहुपद में खास क्या होना चाहिए कि जो आपके चर है, ठीक है, जो आपके चर है, चरों की जो घात है, अचर की बात नहीं कर रहे। सभी को पता है चर क्या होते हैं। चर होते हैं हमारे A to Z जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर कहते हैं। तो चरों की जो घात है वो
पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस पूर्ण संख्या में माइनस वाले कोई नहीं आने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, p बटा q के भी नहीं होने चाहिए, और वर्गमूल भी नहीं होने चाहिए। किसमें? घात में। ठीक है, या आपका जो चर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए वर्गमूल के अंदर, या फिर उसकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर उसकी घात बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपने ध्यान में रखना है। तो देखते हैं अब आगे। बस ये आपका होता है बहुपद, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या होगी तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, आपने बताना है इनमें से कौन है जो एक बहुपद है। मैम ए नंबर। ठीक है, वेरी गुड, ए है। ऑप्शन नंबर मैम ए ए नंबर। बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुपद है, बाकी कोई भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर जो है वो वर्गमूल में आ गया है, तो ये पूरा को पूरा गलत हो गया। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि ये y है और ये 1/2y है, पर यहाँ पर इस y की घात तो 1 है, तो ये बहुपद क्यों नहीं हुआ? है ना, आपके मन में ये सवाल आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए कि यहाँ पर भी तो y की घात 1 ही है ना, तो फिर ये हमारा बहुपद क्यों नहीं? तो क्या होता है, कभी भी आपका जो चर है वो बटे के नीचे भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ये y है, जब आप इसको ऊपर लेके आओगे, ठीक है, जब आप इस y को ऊपर लेके आओगे तो इसकी घात अब हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी? -1, क्योंकि बटे से अगर हम किसी भी चर को ऊपर लेके आते हैं या किसी भी संख्या को ऊपर लेके आते हैं तो उसकी जो घात है वो माइनस हो जाती है। तो ये माइनस क्यों होती है, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जब हम बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि आपका जो चर है वो बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चर जो है वो बटे के नीचे ना हो। ऊपर हो तो चलेगा, पर बटे के नीचे ना हो। ये सभी को समझ आया? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि चर यहाँ पर बटे के नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी करते हैं हम इसको आगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिर्फ यही बहुपद है, बाकी कोई भी बहुपद नहीं है। px बराबर है 2x जमा 5 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक क्या होता है? तो बच्चों, शून्यक वो होता है जो हमारे इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, जो हमारे इस बहुपद को क्या कर दे? शून्य के बराबर कर दे। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है वो आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। शून्य निकालने का एक ही तरीका है, अपने बहुपद को आप खुद ही 0 के बराबर पुट कर लो। मान लो कि आपका ये बहुपद 0 के बराबर है, अब यहां से इस x की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहां से अब इस x की वैल्यू निकालो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही आपका शून्यक होगा। क्या किया मैंने, फिर से सुने, अपने बहुपद को लीजिए, बहुपद लिख लिया, उसको शून्य के बराबर कर दो, खुद से ही अपने आप ही उसको लिख दो कि ये 0 के बराबर है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2x ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 को हम उस पार भेज देंगे तो ये आ जाएगा -5, और इस x को हम ऐसे का ऐसे यहाँ पर छोड़े अगर, तो ये 2 भी चला जाएगा उस पार, तो -5/2। ठीक है, -5/2, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस हम इसको बराबर मैम रखें। एक बार फिर से बताना। ठीक है, एक बार इसको हम फिर देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जब भी पूछा जाए शून्यक, क्या पूछा जाए? शून्यक। तो शून्यक जो है x का वो मान होता है जो हमारे बहुपद को 0 पुट कर दे या 0 के बराबर कर दे। तो यहाँ पर देखो, ये था हमारा बहुपद 2x जमा 5 बराबर है 0। ठीक है, हमने क्या किया? शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए अपने बहुपद को खुद ही 0 के बराबर लिख लो। लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकालिए अब, तो 2x कितना आ जाएगा? 0 - 5। ठीक है, 2x बराबर है -5, यहाँ पे जमा हो रहा था, पहले जाके माइनस होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये हमारे यहाँ पर जो मान है वो ज्ञात हो चुका है, ये हमारे पास -5/2 जो है वो आ चुका है। ठीक है,
0 के बराबर पुट करना ना, फिर आपने x की वैल्यू निकालना है, जैसे आप निकालते हो, जैसे आप बराबर है कि उस पार भेजते हो अपनी संख्याओं को, वैसे ही आपने सिंपल भेजना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड कीजिए। चलिए, तो अब ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, पर उतना भी टफ नहीं है। जिसको आता है वो करिए सॉल्व। आपको कहा है इसके गुणनखंड निकालो, तो आपने इसके गुणनखंड ही निकालने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो वो आपने देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस 8a³ इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 के गुणनखंड निकालो तो कितना आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, a का क्यूब है तो a का क्यूब ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को नहीं समझ आता क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 8 को इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया, a की घात 3 थी, इसको नहीं तोड़ा। जमा b की घात 3 है, इसको भी मैं नहीं तोड़ूंगी, इसको मैं ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी। ठीक है, आगे देखें तो जमा का निशान, 12 को भी तोड़ दो। 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 6 दूनी 12 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 गुणा 2, 12। ठीक है, इसको मैंने 12 के गुणनखंड तोड़ के लिख दिए। a स्क्वायर का a स्क्वायर ही आएगा और b का b ही आएगा, इनको मैंने नहीं तोड़ा। आगे लिखते हैं, 6 को लिखते हैं, तो 6 कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 2ab स्क्वायर। अब जब मैंने यहाँ पर इसको देखा तो मैंने देखा कि अभी मैं इसको और हल कर सकती हूँ ना। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का घन, मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब गुणा a का क्यूब, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने इसके गुणनखंड निकाले, उन गुणनखंडों को घात के रूप में लिख दिया। इसका मैंने बना दिया 2 का क्यूब, क्योंकि ये बन रहा था। आगे देखे तो b³, आगे इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में a स्क्वायर गुणा में b, और यहाँ पर ऐसे कैसा ही 3 गुणा में 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सभी को वो नियम पता होगा कि, ठीक है, वेरी गुड शिव, आपका आंसर ठीक है। आपको ये नियम पता होगा, हमने पढ़ा है घातांक के नियम में, कि अगर आपके ये आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो क्या करते हैं हम, अगर आपके आधार अलग अलग हैं और आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसे तो क्या करते हैं, आधार को गुणा कर लेंगे। तो आधार को गुणा कर लो 2a, और इस पूरे की घात आ जाएगी 3। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पर मैंने घातांक का नियम लगाया और इसको ऐसे मैंने लिख दिया, b³ का b³। अब इसको यहाँ पर हमने कुछ अलग से तरीके से लिखना है, तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, 3 गुणा 2a स्क्वायर, ठीक है, गुणा b। यहां पर भी मैंने वही किया, देखो फिर से आपको समझाती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर इस 2 को मैंने लिख दिया स्क्वायर में, इसके पावर में, क्योंकि क्या था, ये 2 बार लिखा गया था, तो मैंने इसको लिख दिया था 2 का स्क्वायर और गुणा a का स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ये दोनों अलग अलग हैं, ये जो इसके बेस हैं, आधार है, ये अलग अलग है, और घात इनकी सेम है, तो इन पर भी रूल लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a और दोनों का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अभी b है, तो गुणा में b। अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगी, अभी आप बस देखते जाएं कि मैं कैसे कैसे इसको लिख रही हूँ, बस इतना ही देखें। क्यों मैं कर रही हूँ आपको मैं बताऊंगी अभी। आगे देखें तो यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा, और 2a को मैं अलग लिख सकती हूँ, और यहाँ पर मैं b के स्क्वायर को अलग लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनको अलग अलग लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई सर्व समीका बनानी थी। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या बन चुका है, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये यहाँ पर ऐसा बन चुका है। ठीक है, कैसे क्यों बना ये, क्योंकि देखो a हमारे पास है 2a और b हमारे पास है b। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका a का क्यूब, 2a का क्यूब, और ये आपका b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 3 हमारे फॉर्मूले का, a क्या था, a था हमारे पास 2a,
तो उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर, क्योंकि पहली बारी में किसका स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है। ए हमारे पास 2a था, तो 2a का यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, और b अकेला रहता है ऐसे कैसा, ठीक है, तो b का भी यहाँ पर ऐसे कैसा ही रहेगा। दूसरी बारी में देखें तो ये 3 किसका है, यहाँ आया था क्वेश्चन में, ये 3 इसके साथ कॉमन हो गया है ना, इसकी तरह। और यहाँ पर देखें तो अब a ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो 2a ऐसे का ऐसा ही हमने लिखा, और यहाँ पर b का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे हमने देखा कि यहाँ पर खुद ही एक सर्व समीका जो है वो बन चुकी है, कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये कब हुआ, तो ये जब मैंने इसके फैक्टर बनाए, उसमें से मैंने कॉमन लिया या इनको अरेंज करके लिखा, तो ये खुद मेरा यहाँ पर आता गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, किसकी सर्व समीका होती है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी ये सर्व समीका यहाँ पर लगती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, मतलब यहाँ पर हम इस वाले रूप में पहुंचे हैं, हमने इसको इस वाले रूप में बदल के लिखना है। तो a यहाँ पर 2a है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, इसको भी अभी आप पूरा खोल के लिखेंगे, क्योंकि आपको कहा है फैक्टर लिखो, तो घात में नहीं लिखना है, इसी को अब 3 बार लिख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके लिए आपको जो है वो सर्व समीकरण बच्चों याद होनी चाहिए। अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर सर्व समीकरण आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया और क्यों किया, जिस बच्चे का डाउट है वो जरूर यहाँ पे फिर से देखें। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर का क्या करो, फैक्टराइज करो इसको, इसके जो है वो फैक्टर निकालो। तो मैंने सबसे पहले इसके फैक्टर ही निकाल लिए, जो मेरी संख्याएं थी उनके मैंने फैक्टर निकाल लिए, 8 का निकाल लिया फैक्टर गुणनखंड, और 12 के निकाल लिए, और 6 के निकाल लिए। फिर मैंने देखा कि ये 2-3 बार है, इसको मैं घात में लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको घात में लिख लिया, ठीक है, 2 को मैंने यहाँ पर घात में लिख लिया, सॉरी, या मैंने इसको घात में लिख लिया, 2 की घात 3। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद a क्यूब था, इसके साथ गुणा हो रहा था, तो उसको ऐसे कैसे गुणा करके लिखा है, क्योंकि इसके साथ ही रहेगा। उसके बाद b क्यूब था, तो b क्यूब के फैक्टर नहीं बने, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसा ही लिखा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो तो 12 को मैंने तोड़ दिया है 3 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 को भी मैंने तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पर जब मैंने इसको तोड़ के लिखा, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, बस इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा। 3 को मैंने अकेला छोड़ा और इसके मैंने अंदर ऐसे पेयरिंग कर ली, ठीक है, इसके मैंने क्या कर लिया, अंदर ऐसे जोड़े बना लिए, ठीक है। और a स्क्वायर अकेला था, इसको अकेला रखो, और b अकेला था, इसको भी अकेला रखो। इनको मैंने ऐसे कैसे लिखा, बस इनके बीच में गुणा का निशान मैंने लगा लिया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 3 था, तो 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि 6 को तोड़ा था मैंने 3 गुणा के 2 में, तो इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि ये अब और अरेंज नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि इसकी जो घात है, इसकी जो घात है एक जैसी है, और दोनों के बेस आधार जो है वो अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 2a, और इस पूरे की घात 3, घातांक का नियम लगा लिया। b क्यूब का b क्यूब ही रहेगा, 3 को मैंने बाहर लिखा, और इसको मैंने यहाँ पर घात दे दी थी, 2 की घात 2 गुणा a की घात 2, तो इन दोनों में घातांक का नियम लग गया, तो ये बन गया 2 गुणा a की घात 2, ठीक है। और b का b ही मैंने लिखा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर जमा का निशान था, इसके बाद जो भी है वो मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर लिखा। तो फिर मैंने जब इसको यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो है वो एक सर्व समीका से मेल खा रहा है, तो उस सर्व समीका को मैंने यहाँ लिख दिया कि a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। उसके बाद इससे हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करके हमें पता लगा कि हाँ, ये सर्व समीका इस पर बिल्कुल अच्छे से सूट कर रही है। इस सर्व समीका को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल ली, और फिर इसको इस रूप में लिख के हमारा आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इसके लिए मैंने फिर से कहा कि आपको सर्व समीका जो है वो आनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि जितने भी आपको ये क्वेश्चन आए थे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसका एक पीडीएफ बनाऊं, उसमें सॉल्यूशन भी होगा, उसको हम फिर मैं ग्रुप में भेजूंगी, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। उसको आप देख लेना एक बार अच्छे से, वहां पे ये सारे क्वेश्चन जितने भी रहते हैं बाकी के, उनको मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में रह के मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपने एग्जाम दें, ठीक है। ओके।